नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। ग्लासगो में कोप 26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वक्तव्य जारी किया। भारत ने जलवायु कार्रवाई प्रयासों को आकार प्रदान करते हुए G20 में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। मद्रास उच्च न्यायालय ने वन्यार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 पर कई प्रश्नों के समाधान के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और अब खबरें विस्तार से। ग्लासगो में कोप 26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वक्तव्य जारी किया। आइए अब बात करते हैं उन 5 सार तत्वों की यानी पंचामृत की, जिन्हें प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रस्तुत किया है। इसके तहत भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से करेगा। भारत अब से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। आपको बता दें कि वैश्विक आबादी में 17% हिस्सेदारी होने के बावजूद भारत कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का मात्र 5% ही उत्सर्जित करता है। वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इकाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में मापा जाता है। वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कोई देश कर रहा है उतना ही उन गैसों का निराकरण करे और एक संतुलन स्थापित करे। ये गैसें ही ग्रह के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। ये पहला अवसर है जब भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पक्षकारों के सम्मेलन यानी कोप के बारे में बात करें तो कोप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। UNFCCC का गठन वर्ष 1994 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से सुरक्षित करने के लिए किया गया था। कोप 26 जलवायु पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के लिए नियमों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगा, जिसे वर्ष 2018 तक पूर्ण किया जाना था। अगली खबर भी जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। भारत ने जलवायु कार्रवाई प्रयत्नों को आकार प्रदान करते हुए G20 में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। G20 नेताओं ने सर्वाधिक ज्वलंत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, कोविड-19 संकट से बेहतर तरीके से उबरने और विश्व भर में संधारणीय और समावेशी विकास को सक्षम बनाने के लिए साझे प्रयासों पर आधारित समन्वय के लिए बैठक संपन्न की। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इसमें G20 नेताओं ने पहली बार संधारणीय और उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन को लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में रेखांकित किया। संधारणीय उपभोग और उत्तरदायी उत्पादन प्रतिमान भी सतत विकास लक्ष्य 12 का भाग है। इसका लक्ष्य विकसित देशों को उनकी विलासी ऊर्जा गहन जीवन शैली को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी G20 नेताओं ने सहमति व्यक्त की और कोविड-19 टीकों के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है। खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि और खाद्य प्रणाली को लेकर के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शुरू किए गए फूड कोएलिशन यानी खाद्य गठबंधन के साथ सहयोग करना या उसमें शामिल होने पर भी चर्चा हुई। इस पहल को खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 के प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत ने लघु और सीमांत कृषकों की आजीविका में सुधार के लिए G20 देशों से प्रतिबद्धता प्राप्त करने पर बल दिया और उसे हासिल करने में सक्षम रहा। मद्रास उच्च न्यायालय ने वन्यार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय वन्यार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रदान किए गए 10.5% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पिछड़ा वर्ग, इसके तहत 30% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके तहत 252 जातियों के लिए गैर मुस्लिम कोटा 26%
10% और मुस्लिम कोटा 5% है। वहीं MBC के तहत 20 यानी वन्यारों के लिए 10.5%, 68 विमुक्त समुदायों के लिए 7% और अन्य 41 जातियों के लिए 2.5% का आरक्षण है। वहीं अनुसूचित जाति के तहत 18%, जिसमें अरुणथतियार के लिए 3.5% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% का आरक्षण है। उच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो ये कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 29 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये वन्यार को एक अलग जाति के रूप में वर्गीकृत करता था। आपको बता दें कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में ये निर्णय दिया था कि केवल जाति ही आरक्षण का मानदंड नहीं हो सकती। राज्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने के बाद आरक्षण को संशोधित करने का नीतिगत निर्णय नहीं लिया था, जैसा कि अनुच्छेद 338B द्वारा अधिदेशित है। इसके अलावा आरक्षण का उपवर्गीकरण मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के भीतर वन्यारों के पिछड़ेपन पर किसी भी मात्रात्मक आंकड़ों के बिना किया गया था। इंदिरा साहनी वाद में निर्धारित की गई आरक्षण की शर्तें थीं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की गई थी। क्रीमी लेयर को पिछड़ा वर्ग से अलग किया गया था और पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया था। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 पर कई प्रश्नों के समाधान के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी किए हैं। इन प्रश्नों को जारी करने का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियम 2021 के लक्ष्यों और प्रावधानों की बेहतर समझ को सक्षम करना है। नवीनतम FAQs में शामिल किया गया है मूलभूत जानकारी जैसे कि नियम, उद्देश्य, प्रभावी तिथि, वर्ष 2011 के नियमों में बड़े बदलाव आदि। इसके अलावा एक मध्यस्थ द्वारा उचित तत्परता का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी, मध्यस्थ द्वारा रखी जाने वाली जानकारी, शिकायत अधिकारी के विवरण को प्रमुखता से प्रकाशित करना आदि। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अतिरिक्त यथोचित तत्परता का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में नामित मानव संसाधनों को नियुक्त करने की विधि, मासिक अनुपालन रिपोर्ट का विवरण आदि। साथ ही मध्यस्थ नियमों के गैर अनुपालन के आधार के बारे में भी इन प्रश्नों में बताया गया है। IT नियमावली 2021 के बारे में बात करें तो इन नियमों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट और मध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इन नियमों के 2 खंड हैं। MeitY द्वारा प्रशासित मध्यस्थ दिशा निर्देश जो कि नियमों के भाग 2 में है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित डिजिटल मीडिया आचार संहिता जो कि नियमों का भाग 3 में है। मध्यस्थ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अन्य व्यक्तियों की ओर से डेटा संग्रहित या संचारित करती हैं। इनमें दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, सर्च इंजन और सोशल मीडिया साइट शामिल है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ जो प्राथमिक रूप से या पूरी तरह से 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन संपर्क को सक्षम करते हैं। इनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की अधिसूचित आरंभिक सीमा 50 लाख होती है। अगली खबर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित है, जो कि पर्यावरण संरक्षण पर भी आधारित है। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को चरम प्रकृति का घोषित किया है। उच्च न्यायालय को ऐसा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उद्योग का पक्ष भी जान लेना चाहिए था। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने वाले अपने आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि पटाखों पर कोई संपूर्ण प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि त्योहार के दौरान ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सख्त आदेश दिया था कि इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, पुलिस जिला अधीक्षक और स्टेशन हाउस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों पर दिए गए निर्णयों ने पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या उत्पन्न करते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछ रसायनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे कि बेरियम जो कि पटाखों को हरा रंग प्रदान करता है, लिथियम जो कि लाल रंग प्रदान करता है और आर्सेनिक और सुरमा जो कि चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तथा सीसा या पारा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट। हालांकि उच्चतम न्यायालय
मंत्रालय ने केवल हरित या उन्नत पटाखे, जिसमें कि भरण सामग्री के रूप में राख का उपयोग नहीं होता है, इनके निर्माण और बिक्री की अनुमति दी थी। ग्रीन पटाखे कम प्रदूषणकारी कच्चे माल का उपयोग करके बनाया जाता है। उनका रासायनिक सूत्रीकरण उत्पन्न धूल को दबाकर वायुमंडल में कणिकीय उत्सर्जन को कम करता है। ग्रीन पटाखों पर शोध और उनका विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIR और नीरी ने किया था। भारत में कई प्रकार के ग्रीन पटाखे उपलब्ध हैं, जैसे कि सेफ वाटर रिलीजर यानी स्वास, सेफ थर्माइट क्रैकर यानी स्टार और सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी सफल क्रैकर्स। ग्रीन पटाखों की ध्वनि दर 110 से 125 डेसिबल तक सीमित होती है, जबकि नियमित पटाखे लगभग 160 डेसिबल ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राज्य जांच एजेंसी, ये जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा स्थापित एक नई जांच एजेंसी है। इसका गठन आतंकवाद से संबंधित मामलों में त्वरित और प्रभावी जांच का अभियोजन करने के लिए किया जाता है। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। जम्मू और कश्मीर CID विंग के प्रमुख इसके पदेन निदेशक होंगे। पुलिस अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाने के बाद आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की जानकारी इसे प्रदान करेगी। इसे स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। NIA द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित मामलों को भी राज्य जांच एजेंसी द्वारा निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह। सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति NMP के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों के 20 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। मंत्रिमंडल सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बात करें तो ये कार्यक्षेत्र योजना की समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, जिससे कि उसकी लॉजिस्टिक दक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत किसी भी संशोधन के लिए रूपरेखा और मानदंड को अपनाया जाएगा। एक साझा समेकित पोर्टल के विकास पर कई पहलों को समन्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाता है। वस्तु एवं सेवा कर के संग्रह में वृद्धि। अक्टूबर में GST संग्रह बढ़कर 1,30,127 करोड़ रुपए हो गया है। ये जुलाई 2017 के GST के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। इसमें वृद्धि के कई कारण हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। कर अपवंचन को रोकने के लिए कई अनुपालन उपायों को लागू किया गया है, जैसे कि रिटर्न दाखिल न करने पर ई-वे बिल को अवरुद्ध करना, लगातार 6 रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने वाले करदाताओं के पंजीकरण का सिस्टम आधारित निलंबन और रिटर्न डिफॉल्टरों के लिए ऋण को अवरुद्ध करना। इसके अलावा SMS के माध्यम से शून्य फाइलिंग, त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान प्रणाली और रिटर्न की ऑटो पॉपुलेशन को सक्षम करने जैसे उपाय करना। भारत के विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में लगातार चौथे महीने विस्तार हुआ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक सर्वेक्षण आधारित मापन है। ये उत्तरदाताओं से एक महीने पहले के कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों के बारे में, उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है। इसके बाद समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 0 से 100 तक की संख्या है। 50 से ऊपर PMI एक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। 50 के नीचे PMI एक संकुचन दर्शाता है और 50 मान अपरिवर्तन को दर्शाता है। इससे पहले जापानी फर्म निक्केई द्वारा संकलित किया जाता था। अब इसे भारत सहित 40 से अधिक देशों के लिए IHS मार्केट द्वारा संकलित किया जाता है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल क्लैप को गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल के उद्घाटन के दिन लॉन्च किया गया है। क्लैप एक संवादात्मक पोर्टल है। ये भारत में नदियों के संदर्भ में वार्ता और कार्रवाई आरंभ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ये नमामि गंगे की एक पहल है। इसे ट्री क्रेज फाउंडेशन द्वारा निर्मित और निष्पादित किया गया है। ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है। ये पोर्टल बहस और चर्चा को सुविधाजनक बनाने और पर्यावरण, जल, नदियों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का एक मंच भी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हाथ से लिखे लेखों की अधिकांश तस्वीरों को 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
नई रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी VTMS वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ष 2009 में कोचीन पोर्ट में चालू किए गए VTMS को हाल ही में अपग्रेड किया गया है। वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नौवहन गतिविधियों की निगरानी और विनियमन द्वारा बंदरगाह में नौवहन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। नौवहन सुरक्षा के अलावा ये प्रणाली बंदरगाह में चलने वाले सभी जहाजों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के द्वारा बंदरगाह के जल की सुरक्षा को भी बढ़ाती है। बोलबाचिया बैक्टीरिया। हाल ही में इंडोनेशिया में डेंगू के मामलों में 77% की गिरावट दर्ज की गई है। ये उपलब्धि इंडोनेशियाई शोधकर्ताओं द्वारा बोलबाचिया बैक्टीरिया के समावेशन के साथ डेंगू मच्छरों के प्रजनन के बाद हासिल की गई है। बोलबाचिया एक सामान्य बैक्टीरिया है। ये लगभग 60% कीट प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इनमें कुछ मच्छर, फल मक्खियाँ, पतंगे, ड्रैगन फ्लाई और तितलियां शामिल हैं। बोलबाचिया मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुँचाते। प्राकृतिक रूप से डेंगू फैलाने वाले एडीज इजिप्टी मच्छरों में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पीत ज्वर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। जब एडीज इजिप्टी मच्छर बोलबाचिया का वहन करते हैं तो बैक्टीरिया डेंगू, जीका आदि जैसे वायरस से प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस तरह मच्छरों के भीतर वायरस का दोबारा उत्पन्न होना कठिन बना देते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन। जल शक्ति मंत्रालय ने फंसी हुई गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा और इनके संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन नदियों के संगम और उसके आसपास के गहरे जल में अधिक मिलती हैं। ये आमतौर पर दृष्टिहीन होती हैं और एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित करके अपने शिकार को पकड़ती हैं। IUCN में इसे एंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए कई संकट हैं, जैसे कि प्रदूषण, जल विद्युत और विकास परियोजनाओं तथा औद्योगिक अपवाह से व्यापक पैमाने पर पर्यावास को क्षति हुई है। साथ ही मछली पकड़ने के जाल में फंसने से कई आकस्मिक मृत्यु हुई है। थल सेना द्वारा चीनी सीमा पर प्रथम हवाई अभ्यास। भारतीय थल सेना द्वारा अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर हाई एल्टीट्यूड वाले हवाई अभ्यास का संचालन किया जा रहा है। इस अभ्यास को 50 पैरा ब्रिगेड द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इसे शत्रुजीत ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों और उपकरणों को शत्रु देश द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में उतारने की थल सेना की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।